हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो है आज आपको नागपुरी लोक साहित्य से डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा रचित जो बुक है, पीला कलर का देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर ये बुक पढ़ना है, ये बुक पढ़ना है। तो बाबू, ये जो नागपुरी लोक साहित्य है आपको झारखंड के सचिवालय में भी है, रांची नगर निगम का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें भी है, उत्पाद विभाग में भी है, आपको झारखंड पुलिस आएगा उसमें भी रहेगा, जेटेट सीटेट सब सीटेट नहीं जेटेट झारखंड का सब एग्जाम में ही रहेगा जी। लोक कथाएं चैप्टर उससे है। और उस क्रम में जो पहला प्रश्न है आज का वो इस प्रकार से है, वह कहानियां ज्ञानवर्धन के साथ साथ मनोरंजन की कहानियां होती हैं, किसके अंतर्गत आती हैं? कहता है कि जो हमको ज्ञान भी देता है और मनोरंजन भी करवाता है वो कहानी किसके अंतर्गत आएगी? नीति कथाएं, दूसरा ऑप्शन है मनोरंजन कथाएं, तीसरा ऑप्शन है विश्वास कथाएं। तो उसका सही जवाब हो जाएगा मनोरंजन संबंधी कथाएं। क्या हो जाएगा? मनोरंजन संबंधी कथाएं। मनोरंजन संबंधी कथाएं आपको क्या करती हैं? ज्ञानवर्धन भी कराती हैं और साथ ही साथ क्या करती हैं? क्या कराती हैं? मनोरंजन भी करवाती है। अगर यहाँ पर नीति परक आपको लगा होगा कि नहीं नीति परक होगा, तो हम एक बात बता दें, नीति परक में सिर्फ नीति परक होगा, मनोरंजन कभी भी नहीं हो सकता। जो आपको नीति परक में ईसप्स फेबुल्स होता है, जातक कथा आते हैं जिसमें आपको पशु पक्षी ज्यादा बोलते हैं, मनुष्य कम बोलते हैं और पशु पक्षी का संख्या भी ज्यादा होता है। आपका अगला प्रश्न है, किन कहानियों में चमत्कार प्रधान काल्पनिकता होती है? कैसी कहानी जो होती है उसमें चमत्कार प्रधान होते हैं या फिर उसमें काल्पनिकता होती है? उसका ऑप्शन जो इस प्रकार से है, नीति कथाएं, मनोरंजन संबंधी कथाएं, विश्वास कथाएं। तो याद रखिए ये कहानी भी किसके अंतर्गत आ जाएगी? मनोरंजन संबंधी कथाएं के अंतर्गत आ जाएगी। और ऐसी कहानियों को हमारे दादा दादी, नाना नानी, बड़े पापा बड़ी मम्मी, हमको तो बड़े पापा बड़ी मम्मी सुनाए थे इसलिए बोल रहे, बड़े पापा बड़ी मम्मी ये लोग सुनाते, जो घर में बुजुर्ग होते, बड़े होते, वही लोग ऐसे कहानी को सुनाते जिसमें चमत्कार होता है और कल्पनाशीलता होती है, ज्ञानवर्धक होते हैं, साथ ही साथ उसमें क्या होता है? मनोरंजन का भाव भी होता है। आपका तीसरा नंबर का जो प्रश्न है वो अभी आया, ये देखिए, फटा पोस्टर निकला हीरो। मनोरंजन संबंधी कहानियों में किसका सामंजस्य होता है ना? पहला ऑप्शन प्रेम का, दूसरा ऑप्शन पराक्रम का, तीसरा ऑप्शन दोनों का, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो देखिए जितना भी मनोरंजन संबंधी कहानी होगा उसमें प्रेम और पराक्रम दोनों होगा। प्रेम और पराक्रम होगा तब तो मनोरंजन होगा और तब तो ज्ञानवर्धन होगा। उसमें केवल प्रेम में प्रेम रहेगा तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएगा, इसलिए थोड़ा सा उसमें क्या रहता है? पराक्रम का भी भाव उसमें रहता है। आपका अगला प्रश्न है इस प्रकार से, मनोरंजन संबंधी कहानियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो मनोरंजन संबंधी कहानियां होते हैं उसमें उसका जो प्रमुख उद्देश्य रहता है वो क्या है? पहला उपदेश मनोरंजन, दूसरा उपदेश प्रेम, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, जैसे ऊपर में दोनों मारे तो यहाँ दोनों मत मार दीजिएगा। क्या रहता है? मनोरंजन। उसका मेन फोकस कहाँ रहता है? मनोरंजन। काहे कि नागपुरी लोक कथाओं को सिर्फ मनोरंजन का साधन मानना उचित नहीं है, लेकिन ऐसा कहा गया बुक में कि मनोरंजन संबंधी कहानियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिर्फ मनोरंजन है। लेकिन अगला लाइन में वहां पर देखिएगा तो मनोरंजन कथा, जितना भी नागपुरी कहानी जो होते हैं उसमें सिर्फ मनोरंजन को साधन मानना आपको उचित नहीं माना गया है। चलिए, आपका पांचवा नंबर का जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, जन विकास विगत एवं अतीत की वस्तु न होकर किसकी वस्तु है? पहला ऑप्शन मनोरंजन की, दूसरा ऑप्शन वर्तमान की, तीसरा ऑप्शन दोनों की, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। क्या बोला है इसको समझ लीजिए, जन विकास विगत एवं अतीत की वस्तु ना होकर किसकी वस्तु है? तो याद रखिए जन विकास जो होता है ना वो विगत और अतीत, पुराना भर नहीं होता है, वो वर्तमान भी होता है। जन विकास वर्तमान की भी वस्तु है। कहने का मतलब जन विकास विगत एवं अतीत की वस्तु ना होकर वर्तमान की वस्तु है। सांस्कृतिक विकास के विभिन्न स्तरों पर, सांस्कृतिक विकास का जितना भी विभिन्न स्तर है ना, जीवन यापन करने वाले छोटा नागपुर के लोग जो थे, दृष्टि में ये पौराणिक कथाएं, लोक कथाएं या फिर लोक विश्वास के मनुष्य की कल्पनाशीलता जो थी, मनुष्य के स्वप्न सृष्टि ना होकर उनके जीवन के अनिवार्य अंग बन गए हैं ये सब चीज। इसीलिए कहा कि जन विकास विगत या अतीत की वस्तु न है, ये क्या है? वर्तमान की वस्तु है। आगे है आपका क्वेश्चन, पौराणिक कथाएं तथा लोक विश्वास
मनुष्य के कल्पनाशील मस्तिष्क की क्या चीज ना होकर उनके जीवन के अनिवार्य अंग बन गए हैं? पहला ऑप्शन पराक्रम, दूसरा ऑप्शन स्वप्न सृष्टि, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको स्वप्न सृष्टि। अब इसको समझेंगे। पौराणिक कथाएं, थोड़ा सा क्वेश्चन का मतलब आप समझते रहिए, समझिए। पौराणिक कथाएं तथा लोक विश्वास, जो पौराणिक कथा है ना, जो बहुत सारा भगवान लोग का कहानी है, या फिर हमारे गांव घर में जो कहानी घूमता है उसके बारे में कहा जाए, या फिर लोक विश्वास का जो कहानी है, वो मनुष्य के कल्पनाशील, जो कल्पनाशील है, जिसका हम लोग जो सोचते हैं उसको कल्पनाशील कहते हैं, थॉट हमारा, वो हमारे मस्तिष्क का उपज ना होकर जीवन का अनिवार्य अंग बन गए हैं। किसके कारण? स्वप्न सृष्टि ना होकर वो क्या बन गए? जीवन का अनिवार्य अंग बन गए। ये चीज कह रहा है। कहने का मतलब है इसको हम लोग मान चुके हैं कि ये हमारा स्वप्न नहीं है, ये जो है हमारा दिमाग का जनक, ये हमारा दिमाग का मतलब दिमाग का उपज नहीं है। इसको हम लोग पूरी तरह से कंफर्म मान चुके कि यही हमारा जीवन है, यही हमारा जीवन का सत्य है। ये चीज है यहां पर लिखा हुआ। आपका अगला कहानी है, किन कहानियों में प्रेम के अटूट संबंध का उल्लेख मिलता है? पहला मनोरंजात्मक, दूसरा प्रेमात्मक, तीसरा कोई नहीं। तो प्रेम का अटूट संबंध तो प्रेमात्मक में ही मिलेगा, याद रखिएगा, प्रेमात्मक कहानी। अब प्रेमात्मक का मतलब यहाँ मत समझ लीजिएगा केवल वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नहीं बाबू, भाई बहन का भी प्रेम होता है, राजकुमार राजकुमारी का भी प्रेम होता है, माता का अपने पुत्र से, माता की अपने पुत्री से भी प्रेम होता है, वात्सल्य प्रेम जिसको कहा जाता है, वो सब है ना। केवल गलत मीनिंग मत निकालते रहना जी तुम लोग। कंगन और चूड़ी, ये कहानी है, यूट्यूब में डाला हुआ भी है, और नागपुरी लोक साहित्य का इंपॉर्टेंट कहानी और पहला कहानी है। ये आपको एग्जामिनेशन में कंगन और चूड़ी आएगा। मेरे आप सेक्शन में जाइए, नागपुरी लोक साहित्य के सेक्शन में जाइए, मेरे चैनल पे आराम से जाइए, एक एक शब्द का अर्थ बताया हुआ है, एकदम पूरा मनोरंजन आ जाएगा, मजा आ जाएगा, आपको खुश हो जाइएगा, इतना सुंदर बताया हुआ है। वहां जाइए, कहानी को पढ़ लीजिएगा। कंगन और चूड़ी किसके अंतर्गत आती है? पहला मनोरंजन संबंधी, दूसरा प्रेमात्मक कथाएं, तीसरा कोई नहीं। तो मनोरंजन नहीं है, क्या है? प्रेमात्मक कथाएं। कंगन और चूड़ी याद है ना, जिसमें था, क्या था? गोड़ लागो से लागो ससुर, हमरे बिनती हो राम, हे राम जे कंगन दे रही से कंगन जोड़ी मांगले हो राम, ससुर हर दामाद के कहले। उसके बाद था ना, सुनु 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 पुत्र हमर बचने हो राम, हे राम हमके तो दे रहे चांद महाराजे हो राम। याद आ रहा है ना? वही वाला कहानी जो आपको पढ़ाए, यूट्यूब में है, जाकर उसका लाभ उठाइए। आपका अगला प्रश्न है, किन कथाओं में समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है? पहला ऑप्शन सामाजिक, दूसरा प्रेमात्मक, तीसरा कोई नहीं। तो सामाजिक कहानी होगा, जाहिर से आंसर है, सीधा सपाट आंसर है, क्या हो जाएगा? सामाजिक कथा है। अगला प्रश्न है, किन कथाओं में सामाजिक बुराइयों का उजागर करता है? कौन सी कथा है जो सामाजिक बुराई को उजागर करता है? पहला ऑप्शन सामाजिक, दूसरा ऑप्शन प्रेमात्मक, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सामाजिक कथाएं ही इन सबको, सामाजिक बुराई को या फिर यहाँ पर जो व्याप्त कुरीति है उस पर क्या करता है? प्रहार करता है, और उसको दूर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए समझाता है, सामाजिक कथाएं। आपका अगला प्रश्न है, किन कथाओं में बालकों की मनोरंजन की कथाएं हैं? बालकों के मनोरंजन की कथाएं कहाँ मिलेगा? सामाजिक कथा मिलेगा? नहीं। पहला ऑप्शन सामाजिक कथाएं, दूसरा ऑप्शन बाल कथाएं, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बाल कथाएं। क्या हो जाएगा? बाल कथाएं। आपको 11 नंबर का जो प्रश्न है वो है, मैना और बूट किसके अंतर्गत आती है? कहानी है, अगला कहानी है मैना और बूट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है मैना और बूट। पूछ रहा है मैना और बूट किस कहानी के अंतर्गत में आता है? आपका पहला ऑप्शन है सामाजिक कथाएं, दूसरा ऑप्शन है बाल कथाएं, तीसरा ऑप्शन है कोई नहीं। कहानी ये आगे है, आगे जाके मिल जाएगा। तो याद रखना है आपको कि मैना और बूट, बूट मतलब चना, मैना मतलब पेचे पेचे करते रहता है, चर रहा है। हाँ, अभी रथ मेला समय मिलेगा आपको। बाल कथा है, किसके अंतर्गत आएगा? बाल कथा। याद है ना मैना और बूट, जिसमें मैना क्या करती है? मैना जो है बोलती है मेरा बूट को निकाल दीजिए, और उसके लिए जाती है तरह तरह के पास, कभी किसान के पास जाती है, कभी इसके पास जाती है, कभी उसके पास। याद आ रहा है कि भूल गए जी? याद है ना? हाँ, तो याद रखिएगा। कहानी पढ़ाया हुआ यूट्यूब में है, जाइए देखिए, एकदम मस्त पढ़ाया है, मजा आ जाएगा, आपको याद आ जाएगा। किसके माध्यम से सांगीतिक आवरण में आबद्ध दीर्घ कथा वस्तु की अभिव्यक्ति लोक गाथा कहलाती है? पहला ऑप्शन लोक भाषा, दूसरा ऑप्शन लोकगीत, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोक भाषा। क्या हो जाएगा? लोक भाषा।
अब जानिए क्या लिखा हुआ है कि सांगीतिक आवरण में आबद्ध मतलब कोई कहानी है जो संगीत के द्वारा बांधा हुआ है या फिर जिसमें संगीत पड़ा हुआ है। आबद्ध दीर्घ कथा वस्तु की अभिव्यक्ति लोक गाथा कहलाती है। और संगीत के द्वारा ही लगभग चीज बोल देना ये क्या कहलाएगा? लोकगीत नहीं कहलाएगा। वो कहानी क्या कहलाएगा? लोक भाषा। वो क्या कहलाएगा? लोक भाषा के अंतर्गत आएगा। मतलब उसका माध्यम क्या होगा? लोक भाषा। और इसको कहने वाले कौन है? कहने वाली कौन है? डॉक्टर विद्या चौहान। इस लाइन को कौन बोली है? डॉक्टर विद्या चौहान। वो लोक गाथा का जब व्याख्या कर रही थी तो लिखी थी, लोक भाषा के माध्यम से सांगीतिक आवरण में आबद्ध दीर्घ कथा वस्तु की अभिव्यक्ति लोक गाथा कहलाती है। याद रखिएगा लाइन को कौन बोली है? डॉक्टर विद्या चौहान। और डॉक्टर विद्या चौहान का जब जाइएगा तो लोक कथा का परिभाषा भी बोली थी। क्या बोली थी? याद आ रहा है? हम अब इसको क्वेश्चन में भी डाले हुए थे, टेस्ट सीरीज नंबर 1 में था। क्या? लोक भाषा के माध्यम से सामान्य लोक भाषा जीवन में प्रचलित वैकालिक विश्वास, आस्था और परंपरा पर आधारित कथाएं लोक गाथा के अंतर्गत आती हैं। वैकालिक विश्वास जो था ना, आस्था और परंपरा पर आधारित कथाएं किसके अंतर्गत आएगी? ये बात कौन बोला था? तो डॉक्टर विद्या चौहान। आएगा ये सब एग्जाम में, ये सब एग्जाम में कंफर्म है, आपको पहुंचेगा। लोक भाषा के माध्यम से सांगीतिक आवरण में आबद्ध दीर्घ कथा वस्तु की अभिव्यक्ति लोक गाथा कहलाती है। किसके अनुसार? तो डॉक्टर, अभी जाने हैं, डॉक्टर विद्या चौहान के अंतर्गत। मतलब लोक भाषा के माध्यम से, लोक भाषा मतलब क्या? हमारा नागपुरी के माध्यम से सांगीतिक आवरण में, मतलब संगीत का आवरण बना देते हैं ना, उसके लिए नहीं बोलते, अभी नहीं बोले, गोड़ से गोड़ लागे ससुर हमके बिनती हो राम, हे राम जे कंगन दे रही से कंगन चूड़ी मांगले हो राम, ससुर हर दामाद के कहले। उसके बाद सुनु 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 पुत्र हमर बचने हो राम, हे राम हमके तो दे रहे चांद महाराजे हो राम। फिर आगे जाते हैं तो फिर था उसके पास जाते हैं, संत के पास जाते हैं कि किसके पास जाते हैं तो नहीं बोलते हैं, गोड़ से गोड़ लागो मैं तो चांद महाराज के पास जाके हो राम, हे राम कंगन जे दे रही से कंगन जोड़ी मांगले हो राम। चांद महाराज बोलते सुनु 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 पुत्र हमरे बचने हो राम, हमके दे रहे गुरु बाबा हो राम। ये क्या है? लोक भाषा में सांगीतिक आवरण है, यही समझाना आपको हम चाह रहे हैं। और ऐसा कहने वाली कौन है? डॉक्टर विद्या बालन चौहान, विद्या बालन। मारो या तो आगे 15 नंबर, छोटे पदों में रचित एक प्राणमयी सरल कविता है। किसके अनुसार? छोटे पदों में रचित एक प्राणमयी सरल कविता है। किसके अनुसार? पहला डॉक्टर विद्या चौहान, दूसरा डॉक्टर मरे, तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर मरे। क्या हो जाएगा? डॉक्टर मरे। मरे जी याद रखिएगा क्या कहते हैं, सुनिएगा। इनके अनुसार छोटे पदों में रचित, जो छोटा पद में रचित होता है ना, एक ऐसी प्राणमयी सरल कविता है। मतलब उसमें एक सरल कविता है जिसमें प्राण है, जिसमें जान होता है, जिसमें वजन होता है। प्राणमयी मतलब का, अब अक्षर में थोड़े जान होगा, मतलब उसके बातों में क्या होता है? जान होता है। और जो क्या होता है? लोकप्रिय कथा को और शुद्ध रूप से कहने के लिए उसका यूज होता है। ठीक है? हाँ, नागपुरी लोक साहित्य का ये है बाबू, इतना आसान भी नहीं है। बहुत कोई इसको बिना पढ़े जाएंगे और सब कोई बनकेवरा 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 बनछेवरा निकल जाएगा शरीर का। बनकेवरा से कितना देगा? 15 गो, उससे ज़्यादा थोड़े देगा। बाकी नागपुरी लोक साहित्य को का आचार घोर नहीं बैठा के रखेगा, वो यहाँ से ज़्यादा निकलेगा। बनकेवरा का तो ये चीज़ बता दे रहे, 10 क्वेश्चन रहेगा ना, जो केवल कहानी सुनल रहेगा वो 9 गो बनाएगा, और जो पढ़ल रहेगा वो 10 गो बनाएगा। बनकेवरा सब बनाएगा। लोक साहित्य बनाओ तब ना हम जाने, अब व्याकरण पढ़ के दिखाई तब ना जाने। नागपुरी लोक संगीत है, उसको तो पढ़वे नहीं कर रहा है कोई। डमकच है, एक हरी डमकच, दो हरी डमकच, पावस गीत, उदासी गीत, डमकच का वेराइटी, पावस का वेराइटी, उदासी का वेराइटी, बाजा का वेराइटी, वो सब पढ़िए नहीं रहा। नंबर नहीं आएगा नागपुरी में, कटेगा सबका लगभग। पढ़िए, मेरे यहाँ क्लास चालू है, आज से उसका क्लास चालू हो चुका है। नागपुरी का फिर से आइए और क्लास को ज्वाइन कीजिए। और इसका जो आप पढ़ रहे हैं उसका लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम में लिंक है, डेली रात को 9 बजे टेस्ट होता है, उसमें आइए, टेस्ट दीजिए। अपने आप को आके जो पढ़ाए हैं यूट्यूब में उसी से ले रहे हैं टेस्ट। आज जो डालेंगे उसी से होगा टेस्ट, प्राइज भी मिलेगा, जमीन उमीन सब लिखवा देंगे कहीं ना कहीं। चलिए, नागपुरी लोक कथा कैसी गीत होती है? पहला लंबा कथात्मक, दूसरा छोटा कथात्मक, तीसरा कोई नहीं। तो जो लोक गाथा होती है वो कैसा गीत होती है? तो लंबा कथात्मक गीत होती है। ये आकार में साधारण गीतों से बड़ा होता है, कहने का मतलब है साधारण जो गीत होते हैं ना उससे बड़ा होता है। और इसका कथाक्रम भी क्या होता है? रोचक होता है। कथाक्रम मतलब आगे राजा के पास जाएगा, राजा के पास मंत्री के पास जाएगा, मंत्री के पास संतरी के पास जाएगा, फिर जज के पास जाएगा, फिर बोहरिया जगह जाकर लुक जाएगा। ये कथाक्रम। एक बात का बात बता रहे,
17 नंबर क्वेश्चन यहाँ है का लिखल, लोक गाथा आकार और गीतों में कैसा होता है? तो लोक गाथा आकार में लंबा और जटिल, साधारण और बड़ा, कोई नहीं। तो जान जाइए लोक गाथा साधारण होता है और साथ ही साथ क्या होता है? बड़ा होता है, लंबा टानल रहता है, जबरदस्ती खींचल रहता है। आगे केकर जगह गेलो तो राजा गेलो, राजा जगह गेलो कि दे हमर मोरिया कर कंगन चूड़ी। राजा साहब कहले कि ऐसा न रे बाबू, तोर चूड़ी तो हम गुरु बाबा से मांग रहे हो, चांद महाराज से, है ना। उकर जगह गेलक, फिर गुरु बाबा जगह गेलक, फिर जमराज जगह गेलक, फिर जमदूत जगह गेलक, फिर घूर के आबे नहीं करलक, वह बोरिया जगह रह गेलक। यह कंगन चूड़ी वैसने है। तो लोक गाथा का आकार और गीतों से कैसा होता है? तो लंबा और क्या होता है? लंबा नहीं, साधारण और बड़ा नहीं, बड़ा। बड़ा मतलब का होवेला जी नागपुरी में? बड़का बाप, बड़ा। अरे बड़ा कहे ना बड़का बाप के नागपुरी में जानू। हाँ, लोक गाथा में किसका अनंत कोश भरता जाता है? पहला लोक ज्ञान, दूसरा लोक गीत, तीसरा कोई नहीं। तो लोक गाथा में क्या होता है? किसका अनंत कोश भरता जाता है? तो याद रखिएगा लोक ज्ञान का। किसका? लोक ज्ञान का। अगला है, सर्वप्रथम गाथा शब्द का प्रयोग किस वेद में किया गया? पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद में सबसे पहले इसका पहला बार प्रयोग किया गया। किस शब्द का? बोलिए। गाथा शब्द का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद को जो गाते थे उसको क्या कहते थे? गाथिन। क्या कहते थे? गाथिन। और ऋग्वेद को जो पढ़ता था उसको क्या कहते? गाथिन हम लोग बोलते हैं। लेकिन अब जब पढ़िएगा एग्जाम में आता है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले क्या कहलाए? होत्री, है ना। यजुर्वेद को पढ़ने वाले क्या कहे? अथर्वयु। अथर्ववेद को पढ़ने वाले क्या कहलाते थे? ब्राह्मण। क्या कहलाते थे? ब्राह्मण। पूछेगा ऋग्वेद में एक गाथा शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ, पूछेगा गंगा नदी का ऋग्वेद में। आपको एसएससी, जेपीएससी, एसएससी सबके दृष्टि से बता दे रहे हैं, केवल हिंदी थोड़े पढ़ना है जी, नागपुरी पढ़ना है, उसके साथ आगे नहीं पढ़िएगा। गंगा शब्द का पहली बार उल्लेख किस पुस्तक में मिला? मतलब किस ग्रंथ में मिला? ऋग्वेद में। कितने बार मिला? एक बार। यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में कितने बार है? 3 बार। गौ शब्द का उल्लेख कै बार है? 176 बार। नदी का उल्लेख कितना बार है? 31 बार। राष्ट्र शब्द का उल्लेख कितना बार है ना? 31 नदी का उल्लेख। कितना नदी का उल्लेख है? ऋग्वेद में 31 नदी का उल्लेख है। 31 बार बोल दिए गलती से। राष्ट्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहां मिला? नहीं बोलता राष्ट्र, है ना। उसका भी उल्लेख कहां है? सबसे पहले ऋग्वेद में। क्या है? ऋग्वेद में। याद रखिएगा। आगे 19 नंबर भेला। आगे देखो, किस अवसर पर गाथा गाने की परंपरा या प्रथा प्रचलित है? यज्ञ के अवसर पर, त्योहार के अवसर पर, कोई नहीं। तो भैया यज्ञ के समय ही गाथा गाया जाता था, है ना। हम गाथा गाया जाता था, इसीलिए बोले ऋग्वेद को जो पढ़ते थे उनको होत्री कहा गया और जो उसको गाते थे उनको गात्री कहा गया, या हम लोग के भाषा में या हिंदी में गाथिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गाथिन। जैसे हम लोग ने का गावत है कहते हैं ना, वैसने वाला गाथिन। हाँ, कहाँ जाथिन? खाभिन। आगे लिखिए, गाथा गाने वालों को क्या कहा जाता है? गाथिन, गाथिक, कोई नहीं। क्या कहते हैं उसको? गाथिन कहते हैं। इस प्रकार से आज का टेस्ट सीरीज समाप्त हुआ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।